है और उसे किडनैप किया है उसी की वाइफ सविता और उसके भाई राज ने मिलकर। लेकिन सूरज सविता को दीदी के यहाँ छोड़कर 5 मिनट में आता हूँ बोलकर निकला और वो आया ही नहीं, जिसमें सबसे पहला शक राज और सविता पर ही। कमल से कुछ खास पता चला नहीं और कमल को पुलिस को जाने देना पड़ा। हमारी आज की खोज शुरू होती है मार्च 2011 से, जब एक अधेड़ उम्र का आदमी एक कंप्लेंट लिखवाने पुलिस के पास जाता है। उसके चेहरे पर हड़बड़ी और परेशानी साफ नजर आ रही है। आखिर हो भी क्यों ना, उसका 22 साल का लड़का जो गायब है। वो पुलिस को बताता है कि उसका लड़का सूरज उसकी वाइफ सविता के साथ सविता की एक बहन के घर गया हुआ था जो दिल्ली में ही रहती है, लेकिन वो कभी उसकी बहन के यहाँ पहुंचा ही नहीं और उसके पहले ही गायब हो गया। वो पुलिस को आगे बताता है कि उसके बेटे को किडनैप किया गया है और उसे किडनैप किया है उसी की वाइफ सविता और उसके भाई राज ने मिलकर। लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा है? उसे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि सविता और उसके बेटे की शादी कुछ महीनों पहले ही हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी वो करीब 1-1.5 महीने तक अपने मायके में ही थी और वो कल ही वापस आई थी। सविता कल वापस आई और आज उसका बेटा गायब हो गया, तो इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि सविता ने ही उसे गायब किया है। अब कंप्लेंट लिखवाते समय उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ साथ सविता और राज दोनों भी वहीं पर खड़े थे। राज पुलिस को बताता है वो तो उस वक्त दिल्ली में था ही नहीं, वो रहता है अलवर में, लेकिन हाँ कभी काम से दिल्ली में आना जाना लगा रहता है, लेकिन उस वक्त वो दिल्ली के बाहर था। और फिर जब उसकी दीदी उसे बुलाती है कि भाई सूरज गायब है, तभी जाकर वो दिल्ली में आता है। राज के बाद पुलिस अपना रुख सविता की तरफ करती है और सविता पुलिस को ये बताती है कि हाँ वो कल ही वापस आई थी और आज वो दोनों घूमने के लिए बाहर गए हुए थे। ये उनकी पहली आउटिंग थी। उन्होंने दिन भर बाहर गार्डन में मूवीज देखा और रात में उन्होंने दीदी के घर जाने का प्लान बनाया था और उसी प्लान के तहत वो दीदी के घर गए भी थे। लेकिन सूरज सविता को दीदी के यहाँ छोड़कर 5 मिनट में आता हूँ बोलकर निकला और वो आया ही नहीं। और जब बहुत देर हो जाने के बाद और जब कई बार फोन ट्राई करने के बाद भी सूरज का कुछ पता नहीं चला, तब उन्होंने राज को फोन किया। पुलिस ने इन सभी पक्षों की बात सुनकर एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। मिसिंग कंप्लेंट, ना कि किडनैपिंग की कंप्लेंट जैसा कि वो अधेड़ उम्र का आदमी मतलब कि सूरज के पिता बोल रहे थे। अब देखिए, मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने में और किडनैपिंग का कंप्लेंट फाइल करने में एक माइनर डिफरेंस हो सकता है। वो ये कि मिसिंग कंप्लेंट जब कोई फाइल करता है तो ज़रूरी नहीं कि कोई क्राइम हुआ हो, लेकिन जब किडनैपिंग की कंप्लेंट फाइल होती है तो इसका मतलब साफ है कि क्राइम हुआ है और किडनैपर को ढूंढना है। यहाँ पर उस मिसिंग बंदे को ढूंढना होता है, तो एक पर्सपेक्टिव में अंतर आ जाता है। इसलिए ये मायने रखता है कि कौन सी कंप्लेंट फाइल की जा रही है। और इस मिसिंग कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस ने सूरज को ढूंढने की कोशिश की। हर उस जगह जाकर पता किया जहां पर सूरज हो सकता था। हर उस इंसान से बात की जिसे सूरज के बारे में पता हो सकता था, सूरज के दोस्त, उसके फैमिली मेंबर, सूरज जहां काम करता है वो जगह। लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। और अब पुलिस ने अपने उस मिसिंग कंप्लेंट को एक किडनैपिंग की कंप्लेंट में चेंज कर दिया था, जिसमें सबसे पहला शक राज और सविता पर ही था। अब शक के बेसिस पर किसी को अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता, की जा सकती है तो बस एक खोज, और पुलिस ने भी वही करने का सोचा। सबसे पहले पुलिस ने इंटेंशन, मोटिव को पता करने की कोशिश की कि इस क्राइम के पीछे राज और सविता के क्या मोटिव हो सकते हैं। राज के मोटिव्स के बारे में तो पुलिस को कुछ खास पता चल नहीं पाया, लेकिन सविता के बारे में पुलिस को एक बात पता चली। वो ये कि सविता का एक कमल नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा था और ये अफेयर शादी के 1 साल पहले से चल रहा था। अब देखिए, बात ये थी कि कमल और सविता दोनों की कास्ट अलग अलग थी। इसीलिए सविता ने जब कमल के बारे में अपने घर में बताया तो उसके घर वालों ने जबरदस्ती दोनों को अलग करवा दिया और सविता की शादी सूरज से करवा दी। लेकिन अब सवाल तो यहाँ पर यह बनता है कि क्या ये एक मोटिव हो सकता है और क्या कमल इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। पुलिस ने इस चीज को पता करने के लिए कमल को हिरासत में लिया और उससे अपनी पूछताछ शुरू की, लेकिन कमल से कुछ खास पता चला नहीं और कमल को पुलिस को जाने देना पड़ा। अब पुलिस के पास 3 सस्पेक्ट थे, राज, सविता और कमल। क्या इन तीनों ने मिलकर काम किया है या इन 3 में से किसी 2 ने मिलकर काम किया है? पुलिस इस चीज पर अपनी खोज आगे बढ़ा ही रही थी कि उन्हें एक ऑर्डर आता है।
उन्हें यह पता चलता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो सूरज के पिताजी थे, उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच दिल्ली को ट्रांसफर करने की अपील कर दी है और अब लोकल पुलिस के पास से ये केस चला जाएगा। तो अब इसके बाद ये केस क्राइम ब्रांच टेक ओवर करती है। अक्टूबर 2011 में जैसे ही ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर होता है, कमल इधर हरकत में आ जाता है। अलवर में ही कमल का एक वेयरहाउस है और उस वेयरहाउस से लग के एक खाली प्लॉट है। कमल वहां पर जाता है अपने एक ड्राइवर गणेश के साथ और दोनों मिलकर वहां पर खुदाई करते हैं और वहां से निकलता है एक कंकाल। जी हाँ, ये कंकाल सूरज का ही है और कमल ने ही सूरज का मर्डर किया हुआ है। लेकिन अब जब केस क्राइम ब्रांच के पास पहुंच चुका है तो कमल को डर है कि वो पकड़ा जाएगा और इसीलिए वो लाश को ही गायब कर देता है। वो उन कंकाल के टुकड़ों को अलवर से रेवाल के बीच के 70 किलोमीटर के स्ट्रेच में जगह जगह फेंक देता है ताकि इस कंकाल का नामो निशान ही ना मिले। अब जब बॉडी ही नहीं रहेगी तो मर्डर कैसे साबित करोगे? यही सोचकर कमल ने कंकाल को गायब कर दिया। दरअसल हुआ ये कि जब सविता के पेरेंट्स ने उसकी शादी सूरज से जोड़ दी, तब वो कमल से कहती है कि चलो हम भाग चलते हैं। लेकिन कमल बहुत अच्छे से जानता था कि ये समाज उसे जीने नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे और उन्हें फिर से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक ही सविता ने फरवरी 2011 में सूरज से शादी कर ली, लेकिन बिना कोई फिजिकल रिलेशंस बनाए अगले दिन ही वो अपने मायके लौट आती है, जहां पर वो कमल से मिलती है और अपने प्लान को ये लोग आगे बढ़ाते हैं। ये उस प्लान को पुख्ता करने के लिए कई ड्राई रन्स भी करते हैं और हाँ, इस प्लान में उनका ड्राइवर गणेश 70,000 रुपए में इन्वॉल्व होने को तैयार भी हो जाता है। और जब सविता करीब 1-1.5 महीने बाद सूरज के पास दिल्ली वापस जाती है, तब वो उसे बताती है कि बस आज के दिन वो मैरिज की गुडविल के लिए इंटीमेट नहीं हो सकते हैं। और तब वो दोनों अगले दिन घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं, जिसके तहत वो शाम को अपनी एक दीदी के यहाँ भी जाने वाले थे। लेकिन सूरज इस बात से अनजान था कि कमल और सविता दोनों का एक अलग ही प्लान चल रहा है। जब दिन भर घूम लेने के बाद वो लोग पैदल पैदल अपनी दीदी के यहाँ जाते रहते हैं, तब उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में कोई और नहीं, गणेश खुद बैठा है और वो बताता है कि वो तो सविता का बचपन का दोस्त है और इसीलिए दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। गणेश उन दोनों को लिफ्ट देने की बात करता है कि वो उन्हें दीदी के घर तक छोड़ देगा। ये बात सुनकर दोनों उस कार में बैठ भी जाते हैं और रास्ते में कमल उन्हें ज्वाइन करता है। कमल भी खुद को सविता का बचपन का दोस्त ही बताता है और उन चारों में काफी अच्छी बातें होने लगती है। दीदी के घर पास आते ही कमल सूरज को बोलता है कि उसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें करनी है, इसीलिए हम सविता को यहीं पर उतार देते हैं दीदी के घर पे और अपन थोड़ा सा घूम कर आते हैं। सविता वहां उतर जाती है और सूरज उन लोगों के साथ उसी कार में आगे बढ़ जाता है। एक सुनसान सड़क पर कमल सूरज का गला दबाकर उसे गाड़ी में ही मार देता है। इसके बाद वो सीधे उसे अलवर ले जाता है, जहां पर उसकी लाश को वो उसी प्लॉट में गाड़ देता है। और उसके बाद सविता और कमल मिलकर ये पूरी कहानी रच देते हैं। अब देखिए, ये केस क्राइम ब्रांच में तो चला गया था, लेकिन इसके बाद भी कमल और सविता की हिम्मत कम नहीं हुई थी। इस क्राइम के करीब 1 साल बाद से ही दोनों साथ में रहने लगे थे, जैसे कि वो क्राइम ब्रांच को बोल रहे हो कि हाँ, हमने ही ये किया है, अब तुम में दम है तो ढूंढो सबूत और कर लो हमें अरेस्ट। अब देखिए, क्राइम ब्रांच को इन दोनों के अगेंस्ट में कोई सबूत मिल नहीं पा रहे थे और इसीलिए क्राइम ब्रांच ने इन दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का सोचा, मतलब कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें कि बहुत सारे इंडिकेटर्स जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, पल्सेस, रेस्पिरेशन और स्किन कंडक्टिविटी, इन जैसे इंडिकेटर्स के बेसिस पर यह अनुमान लगाया जाता है कि आप सच कह रहे हैं या झूठ। लेकिन जब इन दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया तो ताज्जुब की बात तो ये थी कि दोनों ने ही ये टेस्ट पास कर लिया। लेकिन कैसे, वो तो नहीं पता, लेकिन इस टेस्ट के बाद बहुत समय तक इन दोनों को परेशान नहीं किया गया। 2017 के आते आते इन दोनों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि अब उन्हें लग रहा था कि क्राइम ब्रांच इन्हें नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बदल चुके थे। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बदले थे। क्राइम ब्रांच का इस केस को लेकर इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यहां पर आरोपी सामने से बोल रहा था कि हाँ भाई, क्राइम किया है, तू पकड़ के तो दिखा। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते दोनों ने 2017 में शादी कर ली। इस शादी के बाद क्राइम ब्रांच का शक और ज्यादा इन दोनों पर बढ़ा, लेकिन ये सारे सर्कमटेंशियल एविडेंसेस थे। इनके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाती है।
कोर्ट में केस नहीं चलाया जाता। और उन्हीं हार्ड एविडेंसेस को जुटाने के लिए क्राइम ब्रांच ने और भी टेस्ट करवाने का सोचा, जिसमें नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग शामिल था। नार्को एनालिसिस के बारे में कमल को जितना भी पता था वो ये था कि नार्को एनालिसिस में आप होश में नहीं रहते, इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, और इसीलिए कमल नार्को एनालिसिस के लिए मना कर देता है। लेकिन ब्रेन मैपिंग में आप होश में रहते हैं, उसमें बस ये देखा जाता है कि जब आप कोई चीज़ कह रहे हैं तो आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव हो रहा है, और उसके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। और कमल इस बार भी कॉन्फिडेंट था कि यार वो अगर होश में है तो इस टेस्ट को भी बीट कर देगा। और इसके बाद कमल, सविता और राज तीनों की ब्रेन मैपिंग का प्लान बनाया गया। लेकिन सविता की ब्रेन मैपिंग नहीं की जा सकती थी क्योंकि वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी। इसके बाद कमल और राज दोनों की ब्रेन मैपिंग करवाई गई। लेकिन ब्रेन मैपिंग में एक प्रॉब्लम थी, उसका रिजल्ट आने में महीनों लगते थे। और इसी बीच कमल को ये समझ आ गया था कि अब पुलिस हाथ पैर धोकर उसके पीछे भिड़ चुकी है, और इसीलिए उसने गायब होने का सोचा। कुछ महीनों बाद ब्रेन मैपिंग का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट से साफ साफ पता चल रहा था कि कमल ने ही सूरज का मर्डर किया है और उसे कहीं दफन कर दिया है। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कमल और सविता दोनों ही वहां से भाग निकले थे। और इसके बाद अब पुलिस को इंतजार था तो एक लीड मिलने का। और उन्हें ये लीड कहां से मिलती? पुलिस ने उनके सारे नोन ठिकानों पर अपने सर्विलेंस बैठा के रखे थे, तो यदि उन ठिकानों पर वो लोग अपीयर होते तो पुलिस को तुरंत ही पता चल जाता। पुलिस को अपनी पहली लीड करीब 1 साल के बाद सितंबर 2019 में मिली, जहां पर पुलिस को पता चला कि सविता और कमल सविता के किसी रिश्तेदार के यहां अलवर में आए हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत वहां पर छापा मारा और कमल को अरेस्ट कर लिया। यहां पर भी सविता पुलिस के हाथों से फिर बच निकली, लेकिन कमल तो हिरासत में आ ही चुका था। इसके बाद कमल ने सारी की सारी चीज़ें पुलिस को बताई और उसने ये भी बताया कि उसका साथ एक गणेश नाम के उसके ड्राइवर ने दिया था। इसके बाद गणेश को बिहार से अरेस्ट कर लिया गया, जो क्राइम करने के बाद से बिहार में ही छुपा हुआ था और वहां पर किसी और नाम से अपना जीवन यापन कर रहा। अब जब कमल और गणेश दोनों को अरेस्ट कर ही लिया गया था तो अक्टूबर 2019 में उन दोनों ने पुलिस को उस प्लॉट पर लेकर गए जहां पर उन्होंने सूरज को गड़ाया था। इतना समय बीत जाने के बाद वो एग्जैक्ट स्पॉट को ही भूल चुके थे, इसलिए उस प्लॉट पर जगह जगह खुदाई करके देखनी पड़ी कि आखिरकार कहाँ है उसका कंकाल। लेकिन जैसा कि हमें पता था कि कमल ने पहले ही उस कंकाल को गायब कर दिया था, इसीलिए पूरा कंकाल तो नहीं मिला, लेकिन अभी भी कुछ हड्डियां वहां पर पड़ी मिली। और उसके बाद उस 70 किलोमीटर के स्ट्रेच में पुलिस ने कोशिश तो की कि कुछ और रिमेन्स मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ही बीत चुका था। तो पुलिस को जितनी भी हड्डियां मिली उसका डीएनए एनालिसिस किया गया और ये साबित हो गया कि वो सूरज की ही हड्डियां थी। कमल के पकड़े जाने के बाद भी ये केस अभी भी अधूरा था। क्यों? क्योंकि सविता अभी भी गायब थी। आखिर सविता ही तो इस केस के केंद्र में थी, इसलिए जब तक वो नहीं पकड़ी जाती तब तक ये केस, तब तक ये खोज पूरी कैसे हो सकती थी। और इसीलिए पुलिस ने अपने सर्विलेंस को, अपने नेटवर्क को एक्टिवेट रखा हर उस नोन जगह पर जहां पर सविता आ सकती थी। इस चीज को करीब 2 साल लगे, लेकिन सविता की ही एक रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि कुछ ही दिनों में वो अलवर आने वाली है। अब वो एग्जैक्टली किस तारीख को आने वाली है और वो एग्जैक्टली किसके घर आने वाली है ये उसे नहीं पता था। और इसीलिए पुलिस ने अलवर में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी सविता आ सकती थी अपने बंदों को तैनात कर दिया था। और करीब 15 दिनों की मेहनत के बाद अलवर से ही सविता को भी अरेस्ट किया जा सका। और सविता के अरेस्ट के साथ ही ये खोज और ये केस दोनों ही खत्म हुए। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये 10 साल लंबी चली खोज। क्या इसने आपके इन्वेस्टिगेटिव माइंड को, क्या इसने आपके अंदर की खोजी को थोड़ा बाहर निकालने में मदद की? यदि ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और हम इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह की खोजें हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो यदि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई खोज के साथ।